नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी भूकंप के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि भूकंप क्या होता है, भूकंप के प्रकार कौन कौन से होते हैं, भूकंप आने के कारण क्या हैं, उनके प्रभाव क्या होते हैं, भूकंप की तरंगें कौन कौन सी होती हैं, और साथ ही साथ हमने देखा था कि भूकंप की जो विश्व में पेटियां पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की। ठीक है, इस टॉपिक को भी हम पार्ट 1, 2 या 3 जितने भी पार्ट बनेंगे उनमें इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की जिसका नाम है ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। ठीक है, इसके अर्थ और परिभाषा को अगर हम देखते हैं अगर, तो ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। ठीक है, यानी कि धरातल पर एक ऐसा छिद्र होता है जिसका संबंध आंतरिक भाग से होता है और जिसके माध्यम से तप्त गैस, तरल लावा, राख, जलवाष्प आदि का निर्गमन होता है। निर्गमन मतलब बाहर आता है। ठीक है, तो धरातल पर एक ऐसा छिद्र जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग से ये सारी चीज़ें आपकी निकलती हैं, उसे आप क्या कहते हो? ज्वालामुखी कहते हो। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में भी आप देख सकते हो कि ये आपका धरातल है। ठीक है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग से एक नली के माध्यम से, ये आपको नली दिखाई दे रही है। ठीक है, इस नली के माध्यम से ये इसका छिद्र है, इससे आपका गैस, जलवाष्प या कह सकते हो वाष्प, कंकड़ पत्थर और साथ ही साथ लावा बाहर निकल रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, ये मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा के चैम्बर का मतलब होता है कि एक पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मैग्मा विशाल मात्रा में पाया जाता है, वो आपका मैग्मा चैम्बर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एक अन्य शब्द है जिसका नाम है ज्वालामुखी क्रिया यानी कि वोल्केनिज्म। इसके अंतर्गत मैग्मा के निकलने से लेकर धरातल या उसके अंदर विभिन्न रूपों में इसके ठंडा होने की प्रक्रिया शामिल होती है। ठीक है, यानी कि जो ज्वालामुखी क्रिया है वो एक विस्तृत रूप है। ठीक है, उसमें क्या क्या कि मैग्मा निकलने से लेकर उसके पुनः जमने की प्रक्रिया शामिल होती है। ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं, वो कौन कौन से हैं? धरातल के नीचे भूगर्भ में मैग्मा के शीतल होकर जमने की प्रक्रिया, जिससे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैफोलिथ, सिल तथा डाइक आदि स्वरूप की अंतःस्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये सब कहाँ पे हो रहा है? भूगर्भ में हो रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये जैसे धरातल है आपका, ठीक है, ये तो धरातल से ऊपरी भाग है, ये आपका भूगर्भ है। ठीक है, तो इस भूगर्भ में जो मैग्मा होता है वो कभी कभी दरारों में भरकर ठंडा हो जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है? बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, सिल तथा डाइक आदि का निर्माण होता है, यानी ये स्थलाकृतियाँ बनती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जब धरातल में यानी कि भूगर्भ में जो मैग्मा होता है वो जब ठंडा होता है तो कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है? जब ये क्षैतिज रूप में जमा होता है तो उसे क्या कहते हो? सिल कहते हो। ठीक है, और जब ये लंबवत रूप में यानी कि खड़े रूप में जमा होता है तो उसे आप क्या कहते हो? उसे डाइक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जब कभी मैग्मा का जमाव छतरीनुमा होता है, छतरीनुमा कैसे? जब मैग्मा का जमाव कुछ इस प्रकार से होता है तो उसे आप क्या कहते हो? लैकोलिथ, लैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, और जब कभी मैग्मा का जमाव इस तरह से होता है यानी ऊबड़ खाबड़ तरीके से होता है तो उसे आप क्या कहते हो? बैथोलिथ कहते हो। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, लैकोलिथ और फैकोलिथ में आपको अंतर ये याद रखना है कि लैकोलिथ का जमाव छतरीनुमा होता है तो लैपोलिथ
लैपोलिथ का जमाव तस्तरीनुमा होता है, इस प्रकार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इनमें याद रखना है। आगे देखते हैं। ये तो हो गया धरातल के अंदर जमने वाली प्रक्रिया है मैग्मा की, जो आपके वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत शामिल है। दूसरे रूप में बात करें तो धरातल के ऊपर घटित होने वाली क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इनमें से प्रमुख हैं जैसे ज्वालामुखी, धरातलीय प्रवाह, गर्म जल के स्रोत, गेसर, धुआं रे, ये सभी प्रक्रियाएं भी आपकी ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत आती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अगर आपका धरातल है तो इसके अंदर जो प्रक्रिया हो रही है और इसके जो बाहर प्रक्रिया हो रही है, उन सबको सम्मिलित रूप से ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। जैसे आगे भी है कि इस व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि ज्वालामुखी क्रिया एक व्यापक शब्द है जिसमें अनेक क्रियाएं तथा अनेक रूप सम्मिलित हैं। ज्वालामुखी क्रिया का एक रूप है, यानी कि ज्वालामुखी क्रिया एक विस्तृत शब्द है, उसी के अंतर्गत आपका एक ज्वालामुखी क्रिया को भी शामिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या होते हैं, यानी कि कॉजेज ऑफ वोल्केनो इरप्शन। तो ज्वालामुखी का जन्म पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी का जन्म कहाँ होता है? पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते। पृथ्वी के अंदर जो भी क्रिया हो रही है उसे हम नहीं देख सकते प्रत्यक्ष रूप से। अतः ज्वालामुखी विस्फोट के विभिन्न चरणों को ढूंढने के लिए हमें बाहरी तत्वों का सहारा लेना पड़ता है। इन बाहरी तत्वों के आधार पर ज्वालामुखी विस्फोट के लिए उत्तरदायी जिन कारणों का पता चलता है वह मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कारण है ज्वालामुखी विस्फोट का भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना। ठीक है, पृथ्वी के भूगर्भ में अत्यधिक तापमान होता है। यह उच्च तापमान वहाँ पर पाए जाने वाली रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन, रासायनिक प्रक्रमों तथा ऊपरी दबाव के कारण होता है। तो ये आपको जान लेना चाहिए कि ये अगर धरातल है, इसके नीचे जो तापमान है वो उच्च तापमान पाया जाता है। तो उसका कारण क्या है? पहला कारण है रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन, दूसरा है रासायनिक प्रक्रमों द्वारा, तीसरा है ऊपरी दबाव के द्वारा। ठीक है, सामान्यतः 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार अधिक गहराई पर पदार्थ पिघलने लगता है, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक पदार्थ का एक गलनांक बिंदु होता है, और अगर उतना टेम्परेचर उसे मिल गया तो वो किस में, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो चूँकि हम धरातल के नीचे जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो चट्टानें भी पिघलने लगती हैं। और भूतल यानी धरातल के जो कमज़ोर भागों को तोड़कर बाहर निकल जाती हैं, जिसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इसके बाद है कमज़ोर भूभाग का होना। ज्वालामुखी विस्फोट के लिए कमज़ोर भूभागों का होना अति आवश्यक है। ज्वालामुखी पर्वतों का विश्व वितरण देखने से स्पष्ट होता है कि संसार के कमज़ोर विभागों से ज्वालामुखी का निकट का संबंध है। यानी कि पूरी पृथ्वी में जहाँ जहाँ कमज़ोर भूभाग हैं वहाँ पर ज्वालामुखी फटते हैं। जैसे प्रशांत महासागर के तटीय भाग, पश्चिमी द्वीप समूह और एंडीज पर्वत क्षेत्र इस तथ्य का प्रमाण देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई पर्वत है और ये आपका महाद्वीप है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अगर कोई महाद्वीप है और इससे लगा हुआ कोई पर्वत है, तो ये आपका क्या है, कमज़ोर क्षेत्र है, क्योंकि इस तरफ आपका महासागर भरा होता है। तो ये आपका क्या है, कमज़ोर क्षेत्र है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी जरूर फटेंगे। इसके बाद है गैसों की उपस्थिति। ज्वालामुखी विस्फोट के लिए गैसों की उपस्थिति, खासकर जलवाष्प की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। वर्षा का जल भूपटल की दरारों तथा रंध्र यानी दरार द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंच जाता है, और वहां पर अधिक तापमान के कारण जलवाष्प में बदल जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो जल होता है आपका, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है,
ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। ठीक है, और हमें ये पता है कि ये अगर आपका धरातल है, इसके नीचे जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर आपका बढ़ता जाता है। तो इस भाग में अगर जल किसी भी माध्यम से अगर पहुँचेगा तो वो किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, यानी जल वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, और जब जल से जल वाष्प बनता है तो उसका आयतन एवं दबाव भी काफ़ी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कुकर में जब गैस अधिक बनती है तो वो सीटी मारने लगता है। क्यों? क्योंकि जल के आयतन और दबाव में वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार जब धरातल में जल पहुंचता है और वाष्प में बदलता है तो उसके आयतन और दबाव में अधिक वृद्धि हो जाती है। अतः वह भूतल पर कोई कमज़ोर स्थान पाकर विस्फोट के साथ बाहर निकल जाता है, जिससे ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है भूकंप। भूकंप से भूपृष्ठ में विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है दोस्तों कि ये अगर ऐसे आपका धरातल है, अगर यहाँ पे भूकंप आता है तो यहाँ पे तोड़ फोड़ हो जाती है, यानी कि इसमें कोई ना कोई परिवर्तन हो जाता है, यानी विकार उत्पन्न होता है और भ्रंश पड़ जाते हैं। इन दरारों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा धरातल पर आ जाता है और ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कारण थे आपके ज्वालामुखी फटने के। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ क्या होते हैं। जब ज्वालामुखी फटता है आपका तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो बाहर निकलते हैं। तो इसकी 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां कौन सी हैं? गैस के फॉर्म में कौन सी निकलती हैं, ठोस के रूप में कौन सा निकलता है और तरल के रूप में कौन सा निकलता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है गैस तथा जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैसों एवं जलवाष्प बाहर आते हैं, यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो सबसे पहले गैस और जलवाष्प ही बाहर आते हैं। ठीक है, इसमें जलवाष्प की मात्रा लगभग 60 से 90% होती है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय सबसे अधिक क्या निकलता है, तो आपका आंसर होगा जलवाष्प। इसके अलावा अन्य गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा है विखंडित पदार्थ, यानी ठोस रूप में कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं। तो इसमें धूल और राख से बने चट्टानी टुकड़े, यानी धूल प्लस राख से जो चट्टानी टुकड़े बनते हैं उन्हें हम टफ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े को लैपली कहा जाता है। यानी ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि धूल और राख से जो मिलके बनते हैं उन्हें टफ कहते हैं। मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े जो निकलते हैं उन्हें लैपली कहते हैं। और कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े चट्टानी टुकड़ों को बॉम्ब कहा जाता है। इसके अलावा कोणाकृत, यानी कि जिनका आकार कुछ इस प्रकार होता है, कोणाकृत अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले टुकड़े को क्या कहते हैं, ब्रेसिया कहा जाता है। ये सभी पदार्थ आपके धरातल से बाहर निकलते हैं ज्वालामुखी के द्वारा। इसके बाद तरल पदार्थ में बात की जाएगी तो आपका आता है लावा। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, यानी ये अगर आपका धरातल है, इसके नीचे जो तरल पदार्थ आपका पाया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। ठीक है, और जब यह मैग्मा जो होता है आपका जब धरातल पर निस्तृत यानी कि निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यानी ये अगर धरातल है, इसके नीचे अगर तरल पदार्थ है तो वो तो आपका क्या है, मैग्मा है। और जब यही मैग्मा बाहर निकल आता है धरातल के बाहर तो वो क्या बन जाता है, लावा कहलाता है। ठीक है, धरातल पर लावा के ठंडे होने के बाद वह आग्नेय चट्टानों की उपमा धारण करता है। यानी कि जब ये लावा धरातल से बाहर आकर के ठंडा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। दोस्तों चट्टान वाला चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था अच्छे से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, जो दोस्तों लावा होता है आपका उसको सिलिका के आधार पर, किसके आधार पर, सिलिका के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं?
पहला है एसिड लावा, ठीक है। अब इसके सिलिका की मात्रा के आधार पर ही बताना है आपको कम होता है कि ज़्यादा होता है। तो जो एसिड लावा होता है वो अत्यंत गाढ़ा तथा चिपचिपा होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि मान लीजिए ये अगर कोई लिक्विड पदार्थ है, इसमें अगर हम कोई चीज़ मिलाते जाएंगे तो वो कैसी होती चली जाएगी, वो गाढ़ा होता चला जाएगा और चिपचिपा भी होता चला जाएगा। तो इसमें सिलिका की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी वो गाढ़ा भी होगा और चिपचिपा भी होगा। अगर गाढ़ा और चिपचिपा होगा तो वो धरातल पर दूर तक नहीं फैलकर क्रेटर के पास गुंबदाकार शंकु का निर्माण करने लगेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे स्ट्राम्बोली, इटली का स्ट्राम्बोली एक ज्वालामुखी है जो कि इटली देश में पड़ता है। पाई डी डोम ये फ्रांस में पड़ता है आपका, ठीक है। इसके अलावा जो लावा का दूसरा प्रकार है सिलिका के आधार पे वो है आपका बेसिक लावा। यह लावा हल्का होता है, पतला भी होता है और धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला एवं कम सिलिका युक्त लावा होता है। यानी जो आपका एसिड लावा है उसमें सिलिका की मात्रा अधिक है, गाढ़ा है, चिपचिपा है और कम दूरी तक फैलता है। इसके जो बेसिक लावा है उसमें आपका सिलिका की मात्रा भी कम रहती है, वो हल्का भी होता है, तरल भी होता है और वो दूर दूर तक भी फैल जाता है, ठीक है। अतः इससे चपटे एवं सील्ड शंकु का निर्माण होता है। उससे गुंबदाकार बन रहा था तो इससे चपटा और सील्ड शंकु बनेगा, जैसे मोना लोवा शंकु हवाई द्वीप, ठीक है। ज्ञात है कि वर्तमान समय में मैग्मा, लावा तथा आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण रासायनिक एवं खनिज संगठन के आधार पर किया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका है फेल्सिक। इसमें सिलिका प्रधान खनिज जैसे क्वार्ट्ज और फेल्सपार की अधिकता होती है जो रंग में हल्के होते हैं। इसके बाद है मैफिक। इस समूह के खनिज में मैग्नीशियम और लौह तत्व की प्रधानता तथा सिलिका की अपेक्षाकृत न्यूनता होती है, जो रंग में गहरे होते हैं, जैसे पॉरेक्सीन, एम्फीबोल्स, ऑल्विन आदि। ये दोस्तों ये आपके खनिज ही होते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग आधार बताए जा रहे हैं। इसके बाद है अल्ट्रा मैफिक। फेल्सिक व मैफिक के मध्यस्थ गुणों वाले खनिजों को अल्ट्रा मैफिक कहा जाता है। जैसे सिलिकॉन, एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, यानी अल्ट्रा मैफिक में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। ज्ञातव्य है कि फेल्सिक, अल्ट्रा मैफिक एवं मैफिक के अंतर्गत क्रमशः ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, अंतर्जात लावा और रायोलाइट, एंडेसाइट, बेसाल्ट क्रमशः बहिर्जात लावा के उदाहरण हैं, ठीक है। तो अंतर्जात लावा के उदाहरण कौन से हैं, जैसे ग्रेनाइट है, डायोराइट है, गैब्रो है। और वहीं बाहिर्जात लावा के उदाहरण हैं जैसे रायोलाइट, एंडेसाइट और बेसाल्ट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम ज्वालामुखी के अंग की, यानी पार्ट्स ऑफ वोल्केनो। लावा जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ क्रमशः जमा होने लगते हैं तो उसे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, ठीक है। मान लीजिए धरातल है, ये छिद्र है आपका, यहाँ से लावा निकलता है और ये जमा होने लगता है इसी के किनारे किनारे। तो इससे जिस शंकु का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। और जब जमाव अधिक हो जाता है तो शंकु काफ़ी बड़ा हो जाता है तथा पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार के शंकु को ज्वालामुखी पर्वत का नाम दिया जाता है। ज्वालामुखी का धरातल के नीचे भूगर्भ से संबंध एक पतली नली के द्वारा होता है। जैसा हमने अभी बताया था आपको कि ये मैग्मा चैम्बर है, अगर आपका ये छिद्र है तो यहाँ इस छिद्र तक जो मैग्मा पहुँचता है वो एक नली के माध्यम से पहुँचता है, ठीक है। तो इस नली को हम ज्वालामुखी नली कहते हैं, ठीक है। जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी का मुख कहा जाता है। और जब धंसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कोल्डेरा के नाम से जानते हैं, ठीक है।
यानी कहने का मतलब है ये आपका धरातल है, यह वह छिद्र है जिससे लावा बाहर निकलता है। जब इसका रूप बड़ा हो जाता है तो उसे मुख कहते हैं, जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो इसे क्रेटर कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, और जब इसका रूप और बड़ा हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं, कोल्डेरा कहते हैं। यानी क्रेटर का विस्तृत रूप आपका क्या कहलाता है, कोल्डेरा कहलाता है। अब इस चित्र में आप आसानी से देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ वोल्केनो को, ठीक है। ये दोस्तों आपकी क्रेटर है, ठीक है। ये लावा का प्रवाह चारों तरफ हो रहा है, ये इससे एक शंकु का निर्माण हुआ है, शंकु पर्वत का निर्माण हुआ है। ये एक नली है जिसके माध्यम से भूगर्भ का मैग्मा छिद्र के माध्यम से धरातल पर बाहर आ रहा है। थ्रोट, ये इसका गला है, ठीक है। ये सिल है, अभी हमने ऊपर आपको स्थलाकृति बताई थी। ये आपकी डाइक है, ठीक है। ये वेंट्स है, वेंट्स मतलब नली, ये वही नली है, ज्वालामुखी नली जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स ऑफ ज्वालामुखी था। अब दोस्तों बात करते हैं हम ज्वालामुखी के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो के, ठीक है। तो अलग अलग आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले है सक्रियता के आधार पर या अवधि के आधार, सक्रियता या अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। तो इसके 3 प्रकार हैं, ठीक है। इसके 3 प्रकार हैं। नंबर पहला है आपका सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, चट्टान खंड, लावा आदि पदार्थ हमेशा बाहर निकलते रहते। इस शब्द पे आपको फोकस करना है दोस्तों। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे विभिन्न प्रकार के पदार्थ हमेशा बाहर निकलते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 500 से भी अधिक है। यानी पूरी पृथ्वी पर 500 से अधिक ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनसे हमेशा लावा, गैस, जलवाष्प आदि बाहर निकलते रहते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है आपको एक्टिव वोल्केनो का। यहाँ से हमेशा लावा, गैस, जलवाष्प आदि हमेशा बाहर निकलते रहते हैं, इसलिए इसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर पड़ता है, जिसका नाम है बैरन द्वीप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ विश्व के आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जैसे हवाई द्वीप में किलायू, पापुआ न्यू गिनी में लांगिला और बागाना, इंडोनेशिया में समेरू जो कि जावा द्वीप पर है, मेरापी जो सर्वाधिक सक्रिय है, और इसके अलावा है दुकोनो, तात्रा द्वीप वनवातु में, यासुर जो विगत 800 वर्षों से सक्रिय है, सिसिली द्वीप का माउंट एटना, लेपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली, ये दोनों दोस्तों इटली में पड़ते हैं, इटली देश में है। और द्वीप का नाम अगर पूछे आपसे कोई तो सिसिली द्वीप पर है एटना और लेपारी द्वीप पर है स्ट्राम्बोली। इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, अंटार्कटिका का माउंट एरेबस, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार का बता ही दिया आपको बैरन द्वीप, हवाई द्वीप का मोनोलोवा, अर्जेंटीना का चिली की सीमा पर स्थित है, यानी अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है, ओजस डेल सलाडो, ठीक है। तो ये आपके सभी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। इसके बाद सक्रियता के आधार पर या अवधि के आधार पर अगला ज्वालामुखी है, जिसका नाम है प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि डोरमेंट वोल्केनो। दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग आपकी यहाँ पे ई नहीं होगा, ए होगा, डोरमेंट वोल्केनो। जैसे सक्रिय ज्वालामुखी में हमेशा लावा और गैस बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है, किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। यानी कि एक बार विस्फोट हो गया है और बहुत समय से वो शांत है, लेकिन भविष्य में कभी भी फट सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखी आपके क्या कहलाते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। और ऐसे ज्वालामुखी की क्रियाशील होते हैं तो जनधन की अपार हानि होती है। जनधन की अपार हानि क्यों होती है? क्योंकि मान लीजिए ये आपका ज्वालामुखी एक बार फटा और अब ये नहीं फट रहा है, तो लोग यहाँ पे जाकर के पर्यटन का काम करने लगते हैं।
आवास बना करके रहने लगते हैं, निर्माण कार्य कर लेते हैं। लेकिन ये अब कभी अगर भविष्य में फटा अगर, तो ये सब क्या करेगा, इन सबको तबाह कर देगा, जिससे जान माल की नुकसान अधिक होता है। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी के कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ और अंडमान निकोबार का नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण ही हैं, और ये भविष्य में कभी भी फट सकते हैं। इसके बाद अगला ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी, यानी एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं होती है। ठीक है, यानी आपको डिफरेंस लग रहा या दिख रहा होगा कि सक्रिय ज्वालामुखी जो होता है उसमें हमेशा लावा, गैस आदि बाहर निकलते रहते हैं। जो आपका प्रसुप्त होता है उसमें एक बार उद्गार हो चुका है और भविष्य में वो कभी भी हो सकता है, लेकिन अभी शांत है। लेकिन जो शांत ज्वालामुखी होता है वो एक बार फटने के बाद हमेशा के लिए शांत हो जाता है और उनमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं रह जाती। जैसा इस चित्र में आप देख सकते हो, ये शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसमें कभी उद्गार हुआ होगा लेकिन अब नहीं हो रहा। अब इसमें बर्फ़ वगैरह जम चुकी है और इसमें अब ज्वालामुखी नहीं फटेगा। तो विश्व में ऐसे कौन कौन से ज्वालामुखी हैं जो कि शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, जैसे कोहे सुल्तान और देवमंद जो कि ईरान देश में पड़ते हैं, म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी, तंजानिया का किलिमंजारो, इक्वेडोर का चिम्बराजो, एंडीज पर्वत श्रेणी का एकांगुआ, ये सभी क्या हैं, शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के प्रकार का अगला वर्गीकरण का आधार है वो है उद्गार के अनुसार। ठीक है, तो ज्वालामुखी का उद्गार प्रायः दो रूपों में होता है। एक तो केंद्रीय उद्गार यानी केंद्रीय उद्भेदन। जब ज्वालामुखी उद्भेदन किसी एक केंद्रीय मुख से भारी धमाके के साथ होता है, ये शब्द आपको याद रखना है कि जो केंद्रीय उद्भेदन होगा वो भारी धमाके के साथ होगा, तो उसे हम केंद्रीय उद्बोधन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट के किनारों के सहारे होते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, विनाशात्मक प्लेट में हमने बताया था कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो जिसमें से जो भारी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस ज्वालामुखी का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय उद्भेदन वाले। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हवाई तुल्य, इस्तांबुली तुल्य, वल्केनियन तुल्य और पीलियन तुल्य। इनमें से जो पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं वो सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं तथा इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है, जैसे पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिन द्वीप का पीली ज्वालामुखी। ठीक है, पीली ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ है, ये पश्चिमी द्वीप समूह में है, मार्टिन द्वीप पर। सुंडा जल डमरू मध्य का क्राकाटोवा ज्वालामुखी तथा फिलीपाइन द्वीप समूह का माउंट ताल भयंकर उद्भेदन वाले ज्वालामुखी हैं। ये दोस्तों ज्वालामुखियों के नाम और देश का नाम आपको याद रखना है, जैसे ताल ज्वालामुखी फिलीपाइन में है, पीली ज्वालामुखी पश्चिमी द्वीप समूह में है, क्राकाटोवा सुंडा जल डमरू मध्य यानी इंडोनेशिया में पड़ता है। इसके बाद है दरारी उद्भेदन। भूगर्भिक हलचलों से भूपर्पटी की शैलों में दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि ये आपका धरातल है अगर, तो भूगर्भिक हलचलों के कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं जगह जगह से। ठीक है, तो इन्हीं दरारों से ये जो भूगर्भ का लावा है वो धरातल पर प्रवाहित होकर निकलता है, जिसे दरारी उद्भेदन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से निकल के ये आराम से ऐसे फैल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दरारी उद्भेदन कहते हैं। और जो इस प्रकार का ज्वालामुखी है वो रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे आता है। रचनात्मक प्लेट किनारे कौन सी होती हैं, जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं। तो इसके जो भूगर्भ का मैग्मा है यहाँ से निकल कर इन दोनों चट्टानों प्लेटों पर जमा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के उद्गार क्रेटेशियस युग में बड़े पैमाने पर हुए थे। लावा पठारों का निर्माण इसी से होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक बात करते हैं। आज हमने देखा
कि ज्वालामुखी का अर्थ और परिभाषा क्या है। इसके साथ साथ हमने देखा कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया में अंतर क्या क्या होता है। इसके बाद हमने ज्वालामुखी विस्फोट के कारण देखे, जिसमें हमने देखा भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना, कमज़ोर भूभाग का होना, गैसों की उपस्थिति, भूकंप। इसके बाद ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ देखे हमने, गैस तथा जलवाष्प, विखंडित पदार्थ, लावा, इनके बारे में देखा। इसके बाद हमने लावा को सिलिका के आधार पर 2 भागों में बांटा, एसिड लावा और बेसिक लावा, ठीक है। इसके अलावा हमने खनिजों का भी अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में बांटा। इसके बाद ज्वालामुखी के अंग हमने देखे। इसके बाद हमने ज्वालामुखी के प्रकारों की बात की, जिसमें हमने सक्रियता आधार पर या अवधि के आधार पे बांटा, जिसमें हमने सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी की बात की। इसके अलावा हमने उद्गार के अनुसार भी ज्वालामुखी का 2 भागों में बांटा, केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, ठीक है। तो आज हम यहीं तक बात करते हैं। यह ज्वालामुखी से संबंधित टॉपिक का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इस टॉपिक को फिनिश कर लेंगे, तभी आपको PDF भी अगले वीडियो में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इसी टॉपिक के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।